वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट। वो मतलब हो ही है ऑलमोस्ट, बट एक जो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह है, क्योंकि एक तो उसका काम का अप्रोच वैसा है। बहुत साल पहले बॉलीवुड में एक्टर बनने के लिए कुछ फिक्स्ड पैटर्न हुआ करते थे, गुड लुक्स, स्ट्रॉन्ग फिजिक, एक्टिंग और अगर हो सके तो फिल्मी बैकग्राउंड, और अगर कोई आउटसाइडर हो तो सबसे पहले उसके लुक से देखे जाते थे। यशराज बैनर जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो भी कभी किसी आउटसाइडर मेल एक्टर को लॉन्च नहीं करता था। बस 2010 में एक ऐसा चेंज होने वाला था जो इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा और इंडस्ट्री को एक नया अनोखा स्टार दे देगा। I would like to thank from the bottom of my heart each and every person who I've collaborated with in my cinematic journey. They've propelled me forward. Thank you. अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। जंग का एक ही उसूल है जी। रणवीर सिंह ना तो कोई पारंपरिक हीरो जैसे लुक्स, ना ही कोई बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड, इसके बावजूद उनकी लॉन्च यशराज फिल्म से होती है। अपनी डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात के साथ शुरू में टीम को लगा था कि रणवीर बहुत रॉ है, बहुत ऑर्डिनरी है और टिपिकल बॉलीवुड हीरो जैसे नहीं दिखते, लेकिन जब आदित्य चोपड़ा ने उनका स्क्रीन टेस्ट किया, वो तुरंत ही समझ गए थे कि रणवीर में एक अलग ही एनर्जी है, वो एनर्जी जो किसी कन्वेंशनल लुक से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। आदित्य चोपड़ा का मानना था कि हीरो वो नहीं है जो सिर्फ दिखने में हीरो लगे, हीरो वो है जिसमें वो वाइब हो, जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट कर सके, और यही वाइब रणवीर में साफ दिख रही थी। एंड यही वो मोमेंट था जब वाईआरएफ ने पहली बार लुक्स से ऊपर टैलेंट और एनर्जी को चुना। इसे इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और सबसे हिस्टोरिकल लॉन्चेस में गिना जाता है, क्योंकि इससे पहले यशराज ने कभी भी किसी भी आउटसाइडर मेल एक्टर को सोलो डेब्यू नहीं दिया था। कहते हैं कि आदित्य चोपड़ा ने रणवीर को करण जौहर से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो करण भी शुरू में कंफ्यूज्ड थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना नॉन कन्वेंशनल लड़का किसी बड़े बैनर की फिल्म के अंदर लीड कैसे कर सकता है। लेकिन रणवीर सिंह के ऑडिशन ने सबका नजरिया बदल दिया। इतनी होनेस्टी, इतनी इंटेंसिटी और ओरिजिनलिटी शायद ही किसी डेब्यू टेस्ट में देखी गई थी। और जब बैंड बाजा बारात रिलीज हुई तो ऑडियंस ने रणवीर सिंह को सर आंखों पे बिठा लिया था। पहली फिल्म से ही वो बॉलीवुड के मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर में गिने जाने लगे थे। उन्होंने दिल्ली बॉय का किरदार इतना रियल निभाया कि लोग सालों तक यही समझते रहे कि रणवीर सच में दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि असल में वो बॉर्न एंड रेस्ड मुंबई बॉय हैं। अब उनके बैकग्राउंड पर आए, रणवीर एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं और सोनम कपूर के थर्ड कजन भी है, लेकिन उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए उनको साफ तौर पर नेपोकिड कहना भी सही नहीं होगा। बट हाँ, फिल्मी माहौल से जुड़ा होने की वजह से एक्टिंग उनके भीतर बचपन से ही थी। बैंड बाजा बारात की सफलता बॉलीवुड में एक टर्निंग पॉइंट बनी। रणवीर की लॉन्च के बाद ही ऑथेंटिक रियल लुकिंग एक्टर्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ने लगा। 2012 में आयुष्मान खुराना और 2013 में सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, विकी कौशल, सभी ऐसे एक्टर्स जिन्हें पॉलिश्ड लुक्स की जगह एक्टिंग और ऑथेंटिसिटी के कारण पहचाना गया। इन सबने मिलकर साबित किया कि मॉडर्न बॉलीवुड में एक्टर्स की पहचान उनके लुक्स से नहीं, उनकी परफॉर्मेंस से होती है। रणवीर की अगली फिल्म भी वाईआरएफ के साथ ही थी, लेडीज वर्सेस रिकी बेल, जहां पर उन्होंने एक कॉन मैन का किरदार निभाया जो उनकी पर्सनैलिटी शिफ्टिंग एबिलिटी को और मजबूत साबित करता है। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन इंडस्ट्री एक बात साफ साफ समझ गई थी कि रणवीर इज नॉट ए वन टोन एक्टर, वो हर कैरेक्टर में खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रणवीर सिंह की अगली फिल्म उनके करियर की एक मास्टरपीस फिल्म साबित हुई 2013 में आई लुटेरा। यह रोल उनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टा था, जहां उनकी यूजुअल एनर्जी, लाउडनेस और फ्लेम बॉयनेस गायब थी। हर फिल्म के अंदर पोजेस, साइलेंस, कंट्रोल्स और गहरी भावनाएं थी। लुटेरा उनका एक्टिंग का ट्रू ग्रेजुएशन माना गया, क्योंकि यहाँ साफ दिखाई देता है कि रणवीर सिंह हाई एनर्जी कैरेक्टर तक सीमित नहीं है, वो सबटल, लेयर्ड, इमोशनल रोल्स भी उतनी परफेक्शन से निभा सकते हैं। इसी दौरान संजय लीला बंसाली, एक ऐसा डायरेक्टर जो हर एक्टर से उसका बेस्ट वर्जन निकाल लेते हैं, उन्होंने रणवीर को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया। बंसाली पहले भी कई बड़े एक्टर्स से उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकलवा चुके हैं और अब सबकी नजर इस पर थी कि वो रणवीर को किस दिशा में लेके जा सकते हैं। बंसाली ने रणवीर और दीपिका को कास्ट किया फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में, एक ऐसी फिल्म जो रॉ पैशन, अग्रेशन, जो इंटेंस केमिस्ट्री की कॉन्फ्लुएंस थी। इस फिल्म ने रणवीर के अंदर छिपी उस इंटेंसिटी को उजागर किया जिसने उन्हें एक नए स्तर पर पहुंचा के खड़ा कर दिया। ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया कि उन्हें अब एक उभरता हुआ स्टार माने जाने लगा। अगले साल 2014 में आई फिल्म किल बिल, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन रणवीर की परफॉर्मेंस फिर भी स्टैंड आउट रही और उन्होंने खुद को एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर साबित किया। 2015 में जोया अख्तर, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज पर फिल्में बनाने के लिए जानी जाती है, उन्होंने रणवीर को कास्ट किया फिल्म दिल धड़कने दो के लिए। यहाँ रणवीर ने एक सबटल, अर्बन, वल्नरेबल कैरेक्टर निभाया जो बिना किसी शोर शराबे के चार्मिंग और रिलेटेबल था। उन्होंने एक डिसफंक्शनल फैमिली में दबे हुए इमोशंस को बड़ी मैच्योरिटी से पोर्ट्रे किया और इसी फिल्म ने इनकी वर्सटैलिटी को और भी ज्यादा मजबूत किया। उस साल बंसाली ने एक बार फिर रणवीर सिंह को साइन किया फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए। इस रोल के लिए रणवीर ने पूरी तरह खुद को बदल दिया था। शेव्ड हेड, मराठा एसेंट, वेरी लाइक बॉडी लैंग्वेज, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। उन्होंने पेशवा बाजीराव को इतनी ऑथेंटिसिटी से निभाया कि इस परफॉर्मेंस को एक माइलस्टोन माना गया और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। And the winner is the best actor male.
It is Sanjay Leela Bhansali's Ranveer for Bajirao Mastani. Congratulations. 2016 में बेफिक्रे रिलीज होती है। फिल्म भले नहीं चली, लेकिन इसने रणवीर के फैशन, फियरलेस पर्सनालिटी और बॉडी स्टाइलिंग को पहली बार नेशनल डिस्कशन बना दिया, जिसने आगे चलकर उनके ब्रांड इमेज को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। 2 साल बाद 2018 में रणवीर सिंह भंसाली के साथ फिर से काम करता है पद्मावत में। ये उनकी सबसे चैलेंजिंग और सबसे इंटेंस परफॉर्मेंसेज में से एक फिल्म थी। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को जिस तरह से पोर्ट्रे किया, लाइक डार्क, अनप्रेडिक्टेबल, मैग्नेटिक और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, उन्होंने ऑडियंस को हिला के रख दिया। 2018 तक रणवीर इस जनरेशन के एकमात्र ऐसे एक्टर बन चुके थे जो विलन रोल्स को भी सुपरस्टार वेट के साथ में कैरी कर सकते थे। और यहाँ से लोग ठोस शब्दों में कहना शुरू कर देते हैं, रणवीर सिंह इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। रणवीर सिंह एक फैंटास्टिक एक्टर है, उनके परफॉर्मेंस की चर्चा हर जगह होती है। साथ ही साथ लोग अक्सर रणवीर कपूर से भी उनका कंपैरिजन करते हुए नजर आते हैं, खासकर उस वक्त जब रणवीर की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस के ऊपर उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही थी और संजू अभी रिलीज नहीं हुई थी। दूसरी तरफ रणवीर सिंह एक भंसाली मेड स्टार की तरह उभर रहे थे। मार्केट में एक ट्रेंड चल पड़ा था, वो इज द बेटर एक्टर, रणवीर और रणवीर। ये 2018 की बात है, लेकिन इसका जवाब आज भी कमेंट सेक्शन में लोग देते हैं। अब बात करते हैं उनके करियर के ग्रोथ पैटर्न की। बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी हाई बजट ग्रैंड फिल्मों के बाद उन्होंने सिम्बा जैसी कमर्शियल फिल्म करी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। एक रोहित शेट्टी की फिल्म थी, ये सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें कमर्शियली टियर 1 एक्टर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया, जहां वो ए लिस्टेड डायरेक्टर्स के साथ में लगातार काम करने लगे। वो अपनी सुपरस्टार स्टेटस से सिर्फ 3-4 फिल्मों की दूरी पर थे और फिर अगले साल लेकर आते हैं एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें सच में मेथड एक्टर की कैटेगरी में खड़ा कर दिया, जोया अख्तर की गली बॉय, जिसमें उनका एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास का उतार चढ़ाव और रियलिस्टिक इमोशन सब कुछ बेहद ऑथेंटिक लगा। यह परफॉर्मेंस उनके करियर की सबसे मजबूत एक्टिंग परफॉर्मेंसेज में से एक मानी जाती है। रणवीर सिंह की वर्सेटैलिटी, ग्राउंडनेस और स्टार पर्सनैलिटी को बैलेंस करने की क्षमता ने उन्हें उस दौर में तेजी से ऊपर उठाया, लेकिन 2019 में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद उनकी इमेज अचानक गिरने लगी। ये कारण उनकी मूवीज और टैलेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनकी पब्लिक इमेज का कोलैप्स होना शुरू हो चुका था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बाजीराव मस्तानी के बाद उनकी पर्सनैलिटी में एक नोटिसेबल बदलाव आया। 2014 से पहले उनका लुक और स्टाइल काफी नॉर्मल था, लेकिन बाद में ये काफी अलग, बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल हो गया था। ये बदलाव खुद में कोई समस्या नहीं थी, असल दिक्कत थी उनकी पीआर स्ट्रेटजी की। जहां पर पीआर का काम एक्टर की इमेज को स्टेबल और पॉजिटिव रखना होता है, वहीं रणवीर की पीआर उन्हें बेस्ट हस्बैंड की कैटेगरी में प्रमोट करने लगी, बजाय बेस्ट एक्टर के। उनकी फिल्मों से ज्यादा उन पर उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बातें होने लगी। उनका सेल्फ एक्सप्रेशन पब्लिक में काफी यूनिक लगता था, ग्राउंडेड बिहेवियर, लोगों से खुलकर बातचीत और बहुत एक्सपेरिमेंटल फैशन, जो शुरू में बोल्ड और रिफ्रेशिंग माना गया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ओवर द टॉप लगने लगा। प्रॉब्लम तब बड़ी जब उनकी प्रेजेंस हर जगह दिखने लगी, एड्स, शोज, इवेंट्स, इंटरव्यूज, हर तरफ वही। इतनी ज्यादा विजिबिलिटी कहीं ना कहीं एक्टर की वैल्यू को कम कर ही देती है। बड़े सुपरस्टार जैसे SRK, आमिर, सलमान, ऋतिक, रणवीर, ये सब लिमिटेड पब्लिक प्रेजेंस रखते हैं। ये लोग मीडिया में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, जबकि रणवीर का ओवर एक्सपोजर कई बार अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज का कारण भी बन जाता है। और इन सबके बीच लोग उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटी को भूलने लगे, और जो याद रह गया वो सब उनकी पब्लिक इमेज थी। और इसी पब्लिक इमेज का सबसे ज्यादा असर उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी पड़ा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक संजय लीला भंसाली की बेजू बारवा, करण जौहर की तख्त, ये मूवी सेल्ड हो गई और स्टार पावर पूरी तरह डेवलप न कर पाने की वजह से रणवीर सिंह की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। 2021 की 83 फिल्म के अंदर उनका परफॉर्मेंस तो शानदार था ही, बट फिल्म के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया और ये बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद जयेश भाई जोरदार फिर से फ्लॉप, सर्कस फिर से फ्लॉप। 2019 में गली बॉय से लेकर 2025 तक उनकी सिर्फ एक ही फिल्म चली, करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस एक बार बेहद मजबूत थी। हालांकि रणवीर की एक्टिंग की हमेशा तारीफें होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन सवाल ये है क्या उन्हें सुपरस्टार कहा जा सकता है? अभी के लिए जवाब है नहीं। इसका कारण समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी को देखना पड़ेगा। रणवीर सिंह की जितनी भी बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं, उनमें हमेशा उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग कास्ट मौजूद रही है, ऐसी कास्ट जिसने फिल्म का वजन बराबर उठाया हो। बैंड बाजा बारात में उनके साथ अनुष्का शर्मा थी, जिनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही मजबूत थी। लुटेरा में रणवीर और सोनाक्षी दोनों ही कहानी के सेंटर पिलर थे। रामलीला में दोनों ही कैरेक्टर्स, राम और लीला, दोनों ही बराबर कैरेक्टर इम्पैक्टफुल थे और दीपिका ने वहां अपने करियर की सबसे मजबूत परफॉर्मेंसेज में से एक दी है। बाजीराव मस्तानी में भी दीपिका और प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों फीमेल कैरेक्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने की रणवीर सिंह का कैरेक्टर। फिल्म में मेनली तौर से पेशवा बाजीराव, काशीबाई और मस्तानी, इन तीनों की कहानी थी। मतलब उनकी फिल्मों का इम्पैक्ट हमेशा एनसिम्बल स्ट्रेंथ से आता है, न कि सिर्फ उनकी स्टार पावर से। यही वजह है कि आज भी एक शानदार एक्टर तो है, लेकिन सुपरस्टार स्टेटस तक अभी नहीं पहुंच पाए। पद्मावती में भी दीपिका की पद्मावती फिल्म का नैरेटिव और मोरल कोर थी, और शाहिद कपूर का कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट नैरेटिव आर्क था। भले ही रणवीर ने दोनों से ज्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन अगर फिल्म
में दीपिका और शाहिद को निकाल दें तो पद्मावत का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी आलिया भट्ट का कैरेक्टर रणवीर जितना ही स्ट्रॉन्ग था। दोनों इस फिल्म के सेंटर पिलर थे। एंड अभी लेटेस्ट फिल्म धुरंधर के अंदर भी मल्टी स्टार कास्ट है। मतलब क्लियर सी बात है कि ज्यादातर मूवीज के अंदर रणवीर सिंह का रोल पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों के ऊपर लेकर नहीं चलता और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जब बात होती है सुपरस्टार की, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, तो इन सुपरस्टार्स की फिल्मों के अंदर कहानी पूरी इनके कंधों के ऊपर ही चलती है। उदाहरण के तौर पर एनिमल पूरी तरह रणबीर कपूर के कंधों पर थी। संजू में सपोर्टिंग कैरेक्टर को हटा दिया जाए तो भी फिल्म उसी इम्पैक्ट से चलती है। गजनी पूरी की पूरी आमिर खान के इर्द गिर्द घूमती है। पठान और जवान SRK की पूरी स्टार पावर पर टिके हुए प्रोजेक्ट थे। सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में तो डायरेक्टर का नाम भी कम पड़ जाता है, फिल्म भाईजान के नाम पर ही चलती है। इन सुपरस्टार्स ने बार बार यही चीज साबित करी है कि वो अकेले फिल्म के नैरेटिव कॉमर्स और ऑडियंस दोनों को खींच सकते हैं। रणवीर सिंह के अंदर पोटेंशियल है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन अब तक वो ऐसी फिल्म नहीं दे पाए हैं जिसे पूरी तरह रणवीर सिंह की फिल्म कहा जाए। इसी कारण डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें हाई बजट सोलो ड्रिवन फिल्में कम देते हैं। यश राज, आयन मुखर्जी, संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्मों में तो रणवीर कपूर या विकी कौशल को साइन कर चुके हैं। सीधी बात यह है कि बॉलीवुड की क्लासिक डेफिनेशन में सुपरस्टार वही है जो अकेले एक फिल्म को अपने कंधों पर उठा सके। रणवीर की बेस्ट परफॉर्मेंस शानदार रही है, लेकिन अक्सर एक स्ट्रॉन्ग अनबैलेंस के साथ अब धीरे धीरे उनके फैशन में भी टोन डाउन देखने को मिला है। शॉक वैल्यू आउटफिट्स कम हो गए और धुरंधर के ट्रेलर में उनकी झलक एक बार वैसी ही इंटेंसिटी लिए दिखती है, हल्की सी खिलजी वाइब्स, लेकिन इस बार एक हीरो सेंट्रिक प्रेजेंटेशन के साथ। हालांकि धुरंधर भी मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन असली एग्जाम होगा फरहान अख्तर की डॉन 3। यह फिल्म रणवीर सिंह की पहली सोलो सोल्डर्ड फिल्म होगी और इससे भी पहले डॉन का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के जैसे सुपरस्टार प्ले कर चुके हैं। अगर रणवीर इसे पुल ऑफ करते हैं तो ये उनकी स्टार पावर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाना है यार, वो भी जल्दी से जल्दी। और हाँ, तेलुगु एक्टर नितिन के डाउनफॉल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेन चैनल रेडियो फ्लिक के ऊपर अवेलेबल है, तो जाके उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, वहां पर भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जाते जाते कमेंट में ये बात बता के जाना कि आप रणवीर सिंह को कैसे देखते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप अनरिवीलिंग।